नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर नेपाल से जुड़ी हुई है क्योंकि नेपाल में जो चुनाव हुए अब उसके परिणाम सामने हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल की सत्ता पर एक युवा चेहरा विराजमान होने जा रहा है। जी हां, काठमांडू के मेयर बालन शाह की आरएसपी ने जिस तरीके से अभी तक अपनी आंधी में सबको उड़ा दिया है, वो ये बता रहा है कि अब नेपाल में दौर बालन शाह का चलेगा और भारत विरोधी ओली सिंगल सीट में सिमट गई है उनकी पार्टी। वहीं बालन शाह 100 सीटों तक पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून नेपाल चुनावों के परिणामों पर चर्चा करेंगे और बालन शाह के आने पर भारत पर क्या असर पड़ेगा यह भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, नेपाल में क्या कुछ परिणाम अभी नजर आ रहे हैं? बालन शाह को हम कंफर्म मान लें कि अब वही आगे नेपाल की सत्ता संभालेंगे? एक तरफा आंधी है एक तरह से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये नाम है बालन शाह की पार्टी का। ये 164 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर आगे दिख रहे हैं। ये चूंकि नेपाल में धीरे धीरे काउंटिंग होती है और ये जो फाइनल डिक्लेयर्ड रिजल्ट आएगा परसों डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। तो वो फाइनल आधिकारिक तब आएंगे, लेकिन जो अब तक जो रुझान आए हैं उसके अनुसार पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं बालन शाह। और सबसे बुरी हालत जो है वो नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की पार्टी जो है उसकी हो रही है। और प्रचंड की पार्टी तो सिर्फ एक सीट पे आ गए, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है बालन शाह के आसपास। तो अब नेपाल में शाह का साम्राज्य शुरू होता है और अब उनको प्रूफ करना है जी। ये रोहित, अगर मैं वहां के देख रहा था चैनल्स और वो जो समीक्षा कर रहे हैं, मैं पहले उनकी बात बता देता हूं कि वो क्या इसे किस तरीके से देख रहे हैं। नेपाल के पत्रकारों का वहां के चैनलों को अपनी समीक्षा में ये कहना है कि ये पारंपरिक जो राजनीति होती है उसके खिलाफ विद्रोह है। चाहे वो नेपाली कांग्रेस या फिर जो कम्युनिस्ट हैं, ये सब क्या है कि बूढ़े हुए थके हुए नेतृत्व हैं और एक सिस्टम में ये फिट नेतृत्व है। बालन शाह ने नेपाल के जेनजी को ये बताया कि हम जो हैं उस सिस्टम में नहीं आते, हमारे बाप दादा कोई भी राजनीति में नहीं थे। हम जो हैं जो भी हैं आम लोग हैं और आम लोगों से उभर कर सामने आए हैं। ये कुछ उसी तरह है जो अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल को लेकर जो यहां था कि हम तो आम आदमी हैं जी और हम ये कर देंगे, वो उसी तरह का कोई माहौल है नेपाल में। लेकिन बालन शाह पर इतना विश्वास जनता ने क्यों किया? बालन शाह ने ऐसा चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ अलग किया या फिर परिवर्तन चाहिए था जनजीत को, वही जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए बस बैठा लिया गया? पहली बात तो ये रैपर थे, ये रैप करते थे और जो नेपाल के आम लोगों की जो समस्याएं हैं, डे टू डे लाइफ की समस्याएं, उसको इतने खूबसूरत तरीके से गाने में पिरोकर ये गाते थे कि वो हिट है नेपाल के हर कोने में, हर जंजीर में। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इनकी जो वाइफ है वो पोएट है। ऑनलाइन वो पोयम लिखती थी, तब ये कांटेक्ट में आए थे। सबीना नाम है उनका। और फिर उन्होंने ही इनके लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं जो कि आम लोगों में छा गए। तो एक तो रैपर का बैकग्राउंड, दूसरा जब ये काठमांडू के मेयर बने तो उन्होंने इसे लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। जितने भी नेता थे अक्रॉस पार्टी लाइन, सबको बराबर क्रिटिसाइज किया, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे नेपाली कांग्रेस के नेता हो या पुष्प कमल दहल प्रचंड हो। कहा कि इन लोगों ने आपके जीवन को नरक बना दिया है, इनके बाल बच्चे विदेश पढ़ते हैं, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, ये महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, मैं देखिए मैं कहीं नहीं, मैं तो साधारण कपड़े पहनता हूं, मैं तो आम लोगों के बीच रहता हूं। और ये जो राजशाही थी ना नेताओं की, उनकी औलादों की, ये नेपाल में बहुत बड़ा इशू था। करप्शन जो वो करते थे, ये बहुत बड़ा इशू था। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा, इन पे एक आरोप था ये बालन शाह पे कि बालन शाह जो हैं वो पहाड़ों के नेता हैं और ऊपर के लोग तो इन्हें पसंद करते, पर मधेशी लोग जो यूपी बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है ना, उस इलाके में इन्हें पसंद नहीं किया जाता। इस बार इन्होंने चुनाव प्रचार में यह काम किया कि मधेशी इलाकों में घूम घूम कर
मैथिली में भाषण दिया, जो मिथिला से सटा हुआ इलाका जैसे बिहार के मिथिला से, तो वहां मिथिला में भाषण दिया और ये कहा कि शाह तो नेपाल में आने के बाद हुआ, हम लोग एक्चुअली रहने वाले हैं बिहार के शाह हैं वहां। एच नहीं लगा हुआ है। बिहार में शाह कम्युनिटी जो है ना, वो तेलीबनिया कम्युनिटी आती है। तो हम और उन लोगों को मैथिली में बताया कि हम आपके हैं, और सीता जी और राम जी के ससुराल मैका में कैसे झगड़ा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन तो इस तरह की इमोशनल बातें की। अब लेकिन सवाल यहां पर, नेपाल में जो कुछ भी हुआ, बालन शाह अब सत्ता संभालने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के नजरिए से बालन शाह का नेपाल की सत्ता संभालना किस तरीके से है? क्या भारत के लिए कोई परेशानी, या फिर पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर संबंध बालन शाह के साथ चल सकते हैं? क्योंकि वो विरोधी रहे हैं, ऐसा नहीं हो, कई बार भारत के विरोध में बातें कहते रहे, मैप की बात हो जारी करना या कुछ भी हो। यही मैं बोल रहा हूं, हमें क्या होना चाहिए कि एक्चुअल एनालिसिस करना चाहिए बिना अपने ओर से कुछ जोड़े हुए। नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इस बात को अगर कोई नकारता है तो वो गलत है। खास करके पहाड़ों में ऊपर के लगता है, नेपाल के लोगों को ये लगता है कि भारत जो है वो दादागिरी करता है छोटे देशों के साथ, और भारत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है और वो संप्रभुता की रक्षा नहीं करता है। यही बात, इसी सेंटिमेंट को बालन शाह ने उभारा है आपके जरिए, और अपने प्रचार के दौरान भी उन्होंने वो जो 3 जगह था ना, धूरा चिल्ली के क्या नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लिपुलेख दर्रे की जो बात है, उत्तराखंड सीमा से जुड़ा जो विवाद है, 3 इशू। तो उन्होंने उभारा है और ये कहा है नेपाल की संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम किसी से, वो मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। मोदी के बारे में कहते हैं कि हम न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे, बल्कि आंख मिला के बात करेंगे, और उनका ये कहना है। तो एक तो वो है, उस सेंटिमेंट के वोटर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी सच्चाई है रोहित, कि नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत के साथ जुड़ी हुई है। तो जो प्रैग्मेटिक होगा, जो प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा, उन्हें पता होगा कि नेपाल के लाखों लोग भारत में आके काम करते हैं, और भारत में उनके साथ कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। इवन जो आर्मी है, गोरखा रेजिमेंट, वहां भी नेपाल के लोग हमारे देश के सैनिक हैं और वो लड़ते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, खास करके राष्ट्रवादी हिंदुओं का तबका, जिसकी आस्था पशुपतिनाथ में है और जिनका रोटी बेटी का संबंध नेपाल के लोगों के साथ है। हमारे यहाँ शादी, जो बिहार है, हमारा बिहार और बहराइच का इलाका जो यूपी वगैरह है, गोरखपुर तक, वो पूरा फ्रीक्वेंटली शादियां होती हैं नेपाल और भारत के बीच, और कभी हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो पराये हैं, दूसरे हैं। ठीक। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नेपाल में जब भी कोई संकट आया, बाढ़ आया हो, भूकंप आया हो, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि नेपाल का दर्द हमारा ही दर्द है। नेपाल में अगर एक व्यक्ति का कुछ होता है तो लगता है कि किसी हमारे भाई का हुआ है। और बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, अगर निकालकर, सुरक्षित निकालकर लाने की बात हो, तो भारत अपने साथ साथ नेपाल के लोगों को भी रेस्क्यू करके लाता है। और इस चुनाव में भी भारत ने बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सहयोग किया है, वो चाहे गाड़ियां भेजनी हो, पैसा भेजना हो, कि उनकी स्थितियां ठीक नहीं थी, भारत ने इस चुनाव में भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है। बाकी इन सबके बावजूद, भारत के सब कुछ करने के बावजूद आपको लग रहा है कि हमने बहुत ज्यादा किया है, उनको लग रहा है कि ये इंटरफेयर क्यों करता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि सत्ता हासिल करने के लिए आपको उन वोटर्स को लाना हो जो आपको जिता सकते हैं। सत्ता पाने के बाद भी तो बालन शाह की मजबूरियां बहुत कुछ हो सकती हैं, फिर उनको भारत के साथ चलने के लिए भी रास्ते देखने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे पहले सत्ता के बिना थे, सत्ता के बाद वैसे रह ले। एक चीज और है रोहित, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने नेपाल में कम्युनिस्ट शासन भी देखा, जो केपी शर्मा ओली का, जो खुलेआम कहते थे कि हम चाइना की तरफ है, भारत के खिलाफ उन्होंने कई स्टैंड लिए। इसके बावजूद भी भारत और नेपाल के रिश्ते सामान्य बने रहे।
जब कम्युनिस्ट शासन में बने रहे तो उससे तो बेहतर ही होंगे ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी नेपाल से जुड़ी हुई आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल नेपाल नई सुबह देखने के लिए तैयार है, क्योंकि बालन शाह अब सत्ता के करीब बहुत पहुंच रहे हैं। बाकी जो विपक्षी पार्टियां उनके सामने थी सब आंधी में उनके उड़ चुकी हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।